हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के बारे में। आज हम आर्टिकल 3 को डिटेल में पढ़ेंगे और पार्लियामेंट के जो पावर है वो कैसे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करता है उसके बारे में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 3 से। सो आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट or by uniting two or more states or parts of a state or by uniting any territory to a part of any state। तो हमने देखा था आर्टिकल 2 में कि कोई भी जो हिस्सा है वो नया स्टेट अगर क्रिएट करना है, कोई भी हिस्सा जो कि भारत का नहीं है, वो ऐसा स्टेट है जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, उसको अगर हम ऐड करते हैं तो आर्टिकल 2 से एडमिशन और एडमिट ऑफ स्टेट होता है। लेकिन आर्टिकल 3 में एक ऐसा स्टेट जो कि एग्जिस्टेंस में है, जैसे सपोज़ दो स्टेट को हम मिलके अगर बना रहे हैं तो वो आर्टिकल 3 में उसका जो है वो पार्लियामेंट ऑथराइज़ करती है उसको। या फिर कोई भी स्टेट जिसके एरिया को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, क्योंकि आर्टिकल 2 में वैसे स्टेट जो कि एग्जिस्टेंस में नहीं था उसके बारे में बात करते थे, लेकिन आर्टिकल 3 में वैसे स्टेट जो कि एग्जिस्टेंस में है लेकिन उसमें हम रीएडजस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे या तो उसका साइज़ को बढ़ा रहे हैं या उसके साइज़ को डिमिनिश कर रहे हैं, घटा रहे हैं, या फिर उसके बाउंड्रीज़ को हम आल्टर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, या फिर उसके नाम को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 3 में मेंशन होता है। इसमें देखेंगे कि हाउएवर आर्टिकल 3 lays down two conditions in this regard. One, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। तो कोई भी अगर इस तरह का चेंजेस हो रहा है और वो जो बिल अगर पार्लियामेंट में आ रहा है तो उसके रिकमेंडेशंस जो है वो प्रेसिडेंट करेंगे। और दूसरा, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न्ड फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज़ विद इन ए स्पेसिफिक पीरियड। तो जो भी स्टेट कंसर्निंग है, उसमें जो भी स्टेट अगर उसमें इन्वॉल्व है तो वो जो है वो प्रेसिडेंट को सबसे पहले अपना ओपिनियन देगा और फिर प्रेसिडेंट जो है ऑन द रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट अपना रिकमेंडेशन देगा एंड देन ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। फर्दर, द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट इंक्लूड द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग a part of any state or any union territory to any other state or union territory। तो जो पावर ऑफ पार्लियामेंट है वो नए स्टेट फॉर्मेशन का, उसमें सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगा। या तो आपने नया स्टेट फॉर्म करना है या यूनियन टेरिटरी फॉर्म करना है या फिर उसको यूनाइट करके किसी स्टेट को और नया बनाना है, तो उसमें सारे कुछ आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन ही देगी पार्लियामेंट को, फिर पार्लियामेंट उसके ऊपर फ्रेम करेगा लॉ, इज़ नॉट बाउंड बाय द व्यूज़ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे ईदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम इवन इफ़ द व्यूज़ आर रिसीव्ड इन टाइम। तो जैसे हमने देखा पहले कि भाई टाइम से पहले उनको मिल जाना चाहिए, लेकिन प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट बाउंड नहीं है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने बोल दिया, मान लो उसने एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो प्रेसिडेंट जो है वो सॉवरेन है और ऐसा कोई इम्प्लिकेशन जो है वो स्टेट का इसके ऊपर नहीं आएगा। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने उसको हाँ भी बोला या ना भी बोला, उससे कोई मतलब नहीं है। फर्दर, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम एन अमेंडमेंट टू द बिल इज़ मूव्ड एंड एक्सेप्टेड इन पार्लियामेंट। तो हर बार फ्रेश रेफरेंस भी नहीं किया जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है स्टेट लेजिस्लेचर को हर बार ये प्रपोजल भेजा जाए। So in case of a union territory, no reference need to be made to the concerned legislature to ascertain its views and the parliament can itself take any action as it deems fit। तो अगर यूनियन टेरिटरी का मामला है, जैसे किसी यूनियन टेरिटरी को अगर हमें नाम उसका चेंज करना है या उसके बाउंड्री को चेंज करना है, तो इसमें कोई यूनियन टेरिटरी से राय लेने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर स्टेट है तो उससे हम लेंगे, बट उसमें भी अगर स्टेट एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वी कैन से दैट कि ये क्लियर हो जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द पार्लियामेंट
to form new state or alter the areas, boundaries or names of the existing state without their consent. तो बिना consent के भी ये काम हो सकता है. In other words, the parliament can redraw the political map of India according to its will. तो जो sovereign power है वो पार्लियामेंट के ऊपर है कि अगर किसी स्टेट के रूपरेखा को चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट के ही ऊपर है. पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी का उसमें कोई रोल नहीं है. हाउएवर सजेशन लेते हैं आप ओनली फॉर द स्टेट. यूनियन टेरिटरी के मामले में सजेशन लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. सो हेंस द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज़ नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो इससे हम बोल सकते हैं कि जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या फिर जो एग्जिस्टेंस है स्टेट का वो गारंटीड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से. सो देयरफॉर इंडिया इज़ राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. तो इसीलिए हम आर्टिकल 1 में हमने देखा था कि इंडिया इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. मतलब जो स्टेट है उसको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं. स्टेट जो है उसको हम तोड़ के या उसको मोल्ड करके या फिर नया बना सकते हैं या उसके बाउंड्री को चेंज कर सकते हैं. लेकिन जो इंडिया है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है. मतलब सारे स्टेट्स मिल के यूनियन को बनाएंगे लेकिन इंडिया को कोई नहीं तोड़ सकता. स्टेट अगर चाहे कि इंडिया को तोड़ दे तो ये नहीं हो सकता. ओके. The union government can destroy the state whereas the state government cannot destroy the union. इससे यही पता चलता है, हमने देख लिया. So in US on the other hand, अब देखेंगे हम US में क्या सिस्टम है. US में जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है. तो US में है कि द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्टेट इज़ गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. तो US में गारंटी है, जो भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है स्टेट का या उसका सॉवरेनिटी है वो गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन से. सो द अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैनॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बॉर्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न. तो हमारे यहाँ तो भाई स्टेट का जो कंसेंट है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन US में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक द कंसेंट ऑफ द स्टेट कंसर्न. So that is why the USA is described as an indestructible union of indestructible state. तो इंडिया में क्या था कि इंडिया as an indestructible union of destructible state, लेकिन US is an indestructible union of indestructible state. स्टेट को भी नहीं तोड़ा जा सकता और अल्टीमेटली यूनियन को भी नहीं तोड़ा जा सकता. सो मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 4. अब आर्टिकल 4 के बारे में हम इसमें देख लेंगे क्योंकि आर्टिकल 1 हमने समझा था पिछले वीडियो में और 2, और इस वीडियो में हमने आर्टिकल 3 को समझा कि ऑलरेडी अगर कोई एग्जिस्टेंस स्टेट है तो उसको हम कैसे रीएडजस्ट करेंगे, उसके नाम को, उसके बाउंड्रीज़ को, या उसको छोटा करना, बड़ा करना, साइज को. तो आर्टिकल 4 जो है ये बताता है कि लॉज मेड फॉर एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जो कि अंडर आर्टिकल 2 में हमने देखा, और फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, जो कि आर्टिकल 3 में देखा, आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इसको हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते क्योंकि अमेंडमेंट हम क्यों करते हैं, कोई चेंजेस लाने के लिए. तो आर्टिकल 368 के अंदर जो भी अमेंडमेंट है वो हम इस पे अप्लाई नहीं करेंगे. तो अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कि भाई आर्टिकल 368 अप्लाइज ऑन आर्टिकल 2 एंड 3, तो नहीं. सो दिस मीन्स दैट such laws can be passed by a simple majority and by the ordinary legislative process. तो अगर कोई भी इसमें चेंजेस आता है, जैसे कोई भी स्टेट के साइज़ को बढ़ाना है, उसके बाउंड्रीज़ को अल्टर करना है, तो वो जो है सिंपल मेजोरिटी से पास होता है, कभी स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं होता है. क्योंकि कभी भी जब हम स्पेशल मेजोरिटी की बात करते हैं तो वो आर्टिकल 368 के थ्रू होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 368 का जो रोल है वो यहाँ पे नहीं रहता है. तो आर्टिकल 4 यही बताता है कि कोई भी लॉ अगर एडमिशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट या फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट के बारे में बात करता है तो इसको हम अमेंडमेंट से नहीं करेंगे, सिंपल मेजोरिटी से करेंगे, जो कि आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं है. अब क्वेश्चन आता है कि डज the power of parliament to diminish the areas of a state under article 3 include also the power to cede Indian territory to the foreign country. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जैसे हम किसी बाहर के स्टेट को इंक्लूड कर रहे हैं या कोई नॉन एग्जिस्टेंट स्टेट है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं अपने कंट्री में, तो क्या वैसे ही हम अपने टेरिटरी को किसी दूसरे फॉरेन कंट्री में दे देंगे, आर्टिकल 3 के थ्रू दे सकते हैं. So this question came up for examination before the Supreme Court in a reference made by the President in 1960 में सबसे पहले आया.
and the decision of the central government to cede the part of a territory known as Beruberi Union, West Bengal to Pakistan led to political agitation and controversy and thereby necessitated the presidential reference. तो ये जो है बेरूबेरी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान करके एक केस जो है वो सामने आया, और इसमें ये जो है इस तरह का बात, सबसे पहले इस तरह की बात जो है वो उठी थी. तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ द स्टेट, जो कि आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है, इट डज नॉट कवर सेसेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री. तो इसमें ये चीज़ नहीं आएगा कि इंडियन टेरिटरी को जो फॉरेन कंट्री में हम दे दें वो आर्टिकल 3 के थ्रू हो. तो हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन टेरिटरी ओनली बाई अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368. तो हम आर्टिकल 3 के तहत कोई भी इंडियन टेरिटरी को किसी दूसरे फॉरेन कंट्री को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह की बात जब भी आएगी तो उसमें हमें अमेंडमेंट करना होगा, और वो अमेंडमेंट जो है वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं होगा, वो आर्टिकल 368 ही कर सकता है. सो कंसिक्वेंटली हम बोल सकते हैं कि द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 वाज इनेक्टेड टू ट्रांसफ़र द स्टेट टेरिटरी टू पाकिस्तान. तो इसके बाद क्या हुआ कि जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1960 जो है वो यहाँ पे इनेक्ट किया गया, ताकि हम जो भी टेरिटरी है वो पाकिस्तान को अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो इसके तहत होगा. ठीक है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से मतलब आर्टिकल 368 के थ्रू ही किया जा सकता है. कोई भी अगर इंडिया का पार्ट है उसको अगर हम फॉरेन कंट्री को देना चाहते हैं तो वो आर्टिकल 368 के तहत ही किया जा सकता है, और उसके लिए एक अमेंडमेंट भी आया जिसको हम 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं. आगे बढ़ेंगे. ऑन द अदर हैंड, द सुप्रीम कोर्ट इन 1969 रूल्ड दैट द सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री डज़ नॉट रिक्वायर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. 1969 में फिर एक जजमेंट आया कि अगर किसी तरह का सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द टू कंट्री, दैट इज़ इंडिया या फिर कोई भी अदर कंट्री, तो वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा. ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है. एंड इट कैन बी डन बाई एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज़ नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री. तो अब यहाँ पे एक रिवर्स जजमेंट बोल सकते हैं. यहाँ पे 1960 में तो बोल दिया गया कि 368 के थ्रू की करो आप, जो है ऐसे तो होगा नहीं, बट यहाँ पे इसमें बोला गया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है वही काफ़ी है. ठीक है, क्योंकि इसमें जो है इट डज़ नॉट इन्वॉल्व सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इंडियन टेरिटरी को जो है हम सीड करवा रहे हैं फॉरेन कंट्री से. ठीक है, तो इस तरह का जजमेंट जो है वो आया. तो फ़िलहाल हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 1, पिछले वीडियो में हमने देखा था आर्टिकल 1, फिर हमने आर्टिकल 2 के बारे में देखा. ठीक है, फिर हमने आर्टिकल 3 के बारे में देखा और आर्टिकल 4 के बारे में देखा. तो एक बार रीकैप कर लेते हैं. हमने आर्टिकल 1 में देखा इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें हमने इंडिया जिसको भारत भी बोला जाता है उसको बोला गया कि इंडिया एज ए यूनियन इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल फॉर्म ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट. ठीक है, उसमें हम इंडियन स्टेट के बारे में देखा, 3 तरह के कैटेगरीज़ के बारे में देखा, इंडियन स्टेट, यूनियन टेरिटरी और वैसे टेरिटरी जो कि इंडिया एक्वायर करेगा इन द फ्यूचर. फिर आर्टिकल 2 में देखा कि कोई भी जो नॉन एग्जिस्टेंट स्टेट है, या तो वो इंडिया के बाहर का है उसको एक्वायर करना है तो उससे होगा, या फिर कोई नया स्टेट का फॉर्मेशन करना है तो वो जो है आर्टिकल 2 से होगा. फिर आर्टिकल 3 में देखा हमने कि रीएडजस्टमेंट करना है, किसी भी इंडियन स्टेट को रीएडजस्ट करना है, उसके बाउंड्री को या उसके नाम को चेंज करना है या उसके साइज़ को बढ़ाना है या डिक्रीज़ करना है, तो वो जो है आर्टिकल 3 में आ जाएगा. और आर्टिकल 4 में हमने देखा अभी रिसेंटली कि जो भी सेंटर है उसका यहाँ पे रोल रहेगा, पार्लियामेंट का यहाँ पे रोल रहेगा कि वो कोई भी जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में मेंशन है स्टेट, उसको यहाँ पे चेंज कर सके विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट. कोई यहाँ पे स्टेट का जो कंसेंट है वो यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है. तो उस तरह से हमने आर्टिकल 4 में भी अभी देखा. तो ये था आज का वीडियो. आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, एंड इस तरह से कंटिन्यू रखूँगा मैं अपने वीडियोज़ को. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपको अच्छा लगे. थैंक यू सो मच.